अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सर मोहम्मद हमजा है फ्रॉम अकाउंटिंग। तो आज हम ये फर्दर कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कंपनी के लेक्चर 3 में। और इसमें ऐसा लेक्चर नहीं है, इसमें एक तो डिविडेंड पॉलिसी है और बाकी हम अकाउंटिंग एंट्री डिस्कस करेंगे, क्योंकि एंट्रीज और टी अकाउंट्स आर पार्ट ऑफ ए लेवल अकाउंटिंग सिलेबस एंड दिस कंपनी लेक्चर वीडियो इज सोनली फॉर ए लेवल अकाउंटिंग ओनली। और फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का फॉर्मेट डिस्कस करेंगे और कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप से डिफरेंट कैसे। ओ लेवल और आईजीसीएसई में कंपनी की भी पार्टनर कंपनियों की भी वही इनकम स्टेटमेंट बनती है जो सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप की बनती है। बट यहाँ ए लेवल अकाउंटिंग में कंपनीज फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस और इनकम स्टेटमेंट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द सोल ट्रेडर पार्टनरशिप एक्सेट्रा। सो डिविडेंड पॉलिसी में सिंपली कि कंपनी को डिविडेंड ज्यादा देना चाहिए, कम देना चाहिए या देना ही नहीं चाहिए। तो टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी ए लेवल के सिलेबस में नहीं है। इस पे कि कौन से फैक्टर्स डिविडेंड पॉलिसी को अफेक्ट करेंगे वो पार्ट ऑफ सिलेबस है। और इस पे रीसेंट पेपर्स पे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, बोथ इन एएस एज वेल एज ए टू अकाउंटिंग। तो सबसे जो दो मेन फैक्टर्स है वो आपको ये देखना है कि कंपनी के रिटेन अर्निंग का लेवल क्या है या प्रॉफिटेबिलिटी लेवल क्या है। अगर कंपनी का रिटेन अर्निंग्स और प्रॉफिटेबिलिटी लेवल अच्छा है तो डिविडेंड कंपनी दे सकती है। उसके बाद इवेंचुअली तो कैश या बैंक बैलेंस से डिविडेंड पे करेगी कंपनी। तो आपको अपना कैश या लिक्विडिटी पोजीशन भी देखनी है। अगर प्रॉफिट्स या रिटेन अर्निंग की पोजीशन कंपनी की अच्छी है लेकिन कंपनी का बैंक ओवरड्राफ्ट है या उसकी लिक्विडिटी पोजीशन बहुत मेस्ड अप है, तो उस केस में भी इट विल नॉट बी एडवाइजेबल टू अ लिमिटेड कंपनी टू पे डिविडेंड्स, बिकॉज डिविडेंड्स आर ऑप्शनल, दे आर डिविडेंड इज अ डिस्क्रिशनरी पेमेंट। अदर फैक्टर्स में ये भी हो सकते हैं कि वेदर कंपनी रिजर्व्स क्रिएट करना चाहती है, नहीं फॉर इंस्टेंस अगर उसे जनरल रिजर्व क्रिएट करना है कम या ज़्यादा तो उस पर भी डिपेंड करेगा। या कंपनी ज़्यादा डिविडेंड देना चाहती है या ज़्यादा प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करना चाहती है एज रिटेन अर्निंग। और बाकी जब पास पेपर की मैं इस पे क्वेश्चन करूंगा तो आप लोग को ये और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इससे पहले कि कंपनी की एंट्री डिस्कस करें, हम ये डेबिट और क्रेडिट रूल्स रिकॉल करेंगे फॉर एसेट्स लाइबिलिटीज एंड इक्विटी, क्योंकि एंट्रीज जो है वो इन रूल्स पे ही बेस्ड है। एसेट्स आई होप्स आप लोग को याद होगा कि इंक्रीज होने पे डेबिट होते, डिक्रीज होने पे क्रेडिट होते हैं। इसके बाद मेन है इक्विटीज में, क्योंकि इसमें मेन जो टी अकाउंट्स बनाने एंट्रीज करनी वो शेयर कैपिटल और रिजर्व्स की करनी है। तो कब वो कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जो कंपनी की शेयर कैपिटल या रिजर्व को इंक्रीज करेगी तो वो उस पर क्रेडिट होगी, और कोई भी ट्रांजैक्शन अगर शेयर कैपिटल या रिजर्व को डिक्रीज करेगी तो वो डेबिट की जाएगी। इस पे ही एंट्रीज बेस्ड है। एंड सेम गोज फॉर द लाइबिलिटीज, इंक्रीज होने पे क्रेडिट, डिक्रीज होने पे डेबिट। नाउ वी विल स्टार्ट विद एंट्रीज ऑफ कंपनी फॉर डिफरेंट ट्रांजैक्शंस। अगर कंपनी पार वैल्यू पे शेयर्स इशू कर रही है तो देखिए कंपनी मेनली शेयर्स इसलिए इशू करती है ताकि वो फाइनेंस रेस करे, तो बैंक डेबिट होगा। जिस तरह सोल ट्रेडर में या पार्टनरशिप में ओनर्स जब कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश,
और इन द फॉर्म ऑफ बैंक तो बैंक डेबिट होता है। सेम गोज फॉर द कंपनी एज वेल। जितने भी कंपनी ने शेयर इशू किए उसको पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करा दे, पर शेयर से ऑब्वियसली। फिर ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि शेयर्स आर पार्ट ऑफ कंपनीज इक्विटी, तो उससे कंपनी की इक्विटी इंक्रीज होगी, तो इसलिए शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा, और सेम वैल्यू से ही शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा अगर शेयर्स पार पे इशू हो रहे हैं तो। इसी तरह कंपनी का प्रीमियम पे शेयर इशू करिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक डेबिट होगा। और अगर कंपनी प्रीमियम पे इशू करी, इसका मतलब वो अबव पार शेयर इशू कर रही है, तो जितने पे एक शेयर इशू हो रहा है उसे इशू वैल्यू कहते हैं। उसको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कराना है, क्योंकि उतना ही अमाउंट कंपनी एज फाइनेंस रेस करेगी, तो बैंक उतनी वैल्यू से डेबिट किया जाएगा। अब इसके बाद बात आती है ऑर्डनरी शेयर कैपिटल पे। अब ऑर्डनरी शेयर कैपिटल का प्रॉब्लम क्या है कि चाहे शायद पार पे इशू हो या प्रीमियम पे इशू हो, ऑर्डनरी शेयर कैपिटल का जो अकाउंट है वो सिर्फ पार वैल्यू से ही, जो भी शेयर इशू हो रहे वो सिर्फ पार वैल्यू से ही क्रेडिट होगा। तो जो भी शेयर इशू करें उसको पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करा दे। फिर आप लोग ये पूछेंगे कि सर कंपनी ने तो प्रीमियम पे शेयर इशू किया, तो प्रीमियम का रिकॉर्ड करेंगे। तो प्रीमियम जैसा लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, शेयर प्रीमियम अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। अब इसका एक इजी वे आउट ये है कि आप बैंक और ऑर्डनरी शेयर कैपिटल के डिफरेंस से भी शेयर प्रीमियम की अमाउंट निकाल सकते हैं। अदरवाइज नंबर ऑफ शेयर्स इन टू प्रीमियम पर शेयर। अगर ये प्रीमियम पर शेयर उसने खुद दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ये प्रीमियम पर शेयर आप लोग खुद आइडेंटिफाई कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रीमियम इज इशू वैल्यू पर शेयर माइनस पार वैल्यू पर शेयर। इस तरह आप लोग कर सकते हैं। तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल से पार वैल्यू से क्रेडिट होगा, प्रीमियम आप लोग को शेयर प्रीमियम में लेके जाना है, और बैंक टोटल वैल्यू से डेबिट किया जाएगा। और शेयर प्रीमियम भी कंपनी की इक्विटी का पार्ट है, तो ऑब्वियसली वो इंक्रीज होने पे क्रेडिट किया जाएगा। अब उसके बाद है बोनस इशू। बोनस इशू में हमेशा शेयर्स पार पे ही इशू होते हैं। अच्छा, बोनस इशू में देखिए शेयर तो स्टिल इशू हो रहे हैं, तो कंपनी का शेयर कैपिटल इंक्रीज होगा तो वो इंक्रीज होने पे क्रेडिट होगा। अब शेयर प्रीमियम जो है, बोनस इशू में कैपिटल या शेयर प्रीमियम रिजर्व यूज होगा बोनस इशू को करवाने के लिए, जिसकी वजह से शेयर प्रीमियम डिक्रीज होगा। और शेयर प्रीमियम इज अ पार्ट ऑफ कंपनीज इक्विटी, तो जब इक्विटी डिक्रीज होती है तो वो डेबिट की जाती है, तो इसीलिए शेयर प्रीमियम यहाँ डिक्रीज होने पे डेबिट किया जाएगा।
इसके बाद रिटेन अर्निंग के जनरल रिजर्व मैंने इसलिए डेबिट पे मेंशन किए, ये सिर्फ आपको तभी करना है अगर शेयर प्रीमियम सफिशिएंट नहीं है बोनस इशू के लिए, तो फिर हमें कुछ अमाउंट बोनस इशू की रिटेन अर्निंग या जनरल रिजर्व से मैनेज करनी पड़ेगी, और ये बिल्कुल अलाउड है। बाजू का स्पेसिफाई भी करता है कि वो जनरल रिजर्व यूज करेगा बोनस इशू के लिए या रिटेन अर्निंग, इफ शेयर प्रीमियम इज नॉट इनफ टू अंडरटेक द बोनस इशू, तो सिर्फ उसी केस में रिटेन अर्निंग या जनरल रिजर्व डेबिट किया जाएगा। Otherwise, if the share premium is sufficient to undertake the bonus issue, then only share premium will be debited by the amount or value of the bonus issue, and ordinary share capital will be credited. इसलिए मैंने इसको वाइट से लिखा है, क्योंकि ये हर बार जबरदस्ती डेबिट नहीं करना है रिटेन अर्निंग या जनरल रिजर्व को। इसके बाद डिविडेंड पेड की भी एंट्री पता होनी चाहिए। देखिए एक चीज तो आप लोग इसमें समझ सकते हैं कि बैंक क्रेडिट होगा जितनी भी डिविडेंड की अमाउंट है, और कंपनी अपने प्रॉफिट से रेवेन्यू रिजर्व से रिटेन डिविडेंड देती है। तो कंपनी जो प्रॉफिट कैलकुलेट करती है, अभी जब मैं पास पेपर की वीडियोस करूंगा तो उसमें आप लोग को ये क्लियर होगा कि कंपनी का जो प्रॉफिट होता है, जो इनकम स्टेटमेंट से आता है, वो रिटेन अर्निंग में एडजस्ट होता है। तो कंपनी के प्रॉफिट्स रिटेन अर्निंग में पार्कड होते हैं। रिटेन अर्निंग इज अ रेवेन्यू रिजर्व, एंड रेवेन्यू रिजर्व्स आर यूज्ड टू पे डिविडेंड्स। तो डिविडेंड पे करने की वजह से कंपनी के रेवेन्यू रिजर्व या रिटेन अर्निंग डिक्रीज होंगे, एंड रिटेन अर्निंग इज अ पार्ट ऑफ कंपनीज इक्विटी, तो जब वो डिक्रीज होगी तो वो डेबिट की जाएगी। बैंक एसेट है तो वो डिक्रीज होने पे उसको क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि एसेट डिक्रीज होने पे क्रेडिट होता है। अब है अपवर्ड डिवेल्यूशन ऑफ एनसीए, और इसमें मैं मेथड वन डिस्कस करूंगा जो कि काफी सिंपल है। इसमें सिंपली हम नेट बुक वैल्यू का और रीवैल्यूड अमाउंट का कंपैरिजन करते हैं टू कैलकुलेट द अमाउंट फॉर रीवैल्यूएशन रिजर्व। तो उसमें जो भी नॉन करंट एसेट अपवर्ड रिवैल्यू हो रहा है वो डेबिट होगा, और ये नॉन करंट एसेट की नेट बुक वैल्यू डेबिट होगी। इसके बाद है रीवैल्यूएशन रिजर्व। और देखिए अगर से मेन प्रायोरिटी रीवैल्यूएशन रिजर्व की अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो रीवैल्यूड अमाउंट और नेट बुक वैल्यू का डिफरेंस निकाल लें। इसके लिए कभी कॉस्ट और रिवैल्यूड अमाउंट का डिफरेंस नहीं निकालेगा, उससे रीवैल्यूएशन रिजर्व की अमाउंट सही नहीं आएगी। एंड रीवैल्यूएशन रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी, तो वो इंक्रीज होने पे जाहिर सी बात है क्रेडिट की जाएगी। और डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन से पहले फिर मैं अपवर्ड रिवैल्यूएशन की एक मेथड टू भी डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि अगर वो ज्यादा, अब ये डिपेंड करता है कि अगर उसने ज्यादा डेटा दिया है, उसने कॉस्ट का भी डेटा दिया, उसने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी डेटा दिया है, और उसने अगर प्रॉपर एंट्री मांगी है, या एमसीक्यूज में एट टाइम्स ऐसे एमसीक्यूज आए जिसमें उसने चॉइसेस में से मेथड टू वाले ऑप्शंस दिए, तो ऑब्वियसली अपवर्ड रिवैल्यूएशन के लिए इट्स बेटर कि आप लोग को दोनों मेथड्स पता होने चाहिए। लेकिन पेपर टू में जो ऊपर इजी वे आउट है, उससे मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग जान छुड़ा सकते हैं रिवैल्यूएशन से। बाय द वे मेथड टू भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो देखिए इसमें जो नॉन करंट एसेट की कॉस्ट एक तो डेबिट होगी, और वो रीवैल्यूड अमाउंट और कॉस्ट के डिफरेंस से अमाउंट निकाली जाएगी। और जब हम नॉन करंट एसेट को अपवर्ड अगर रिवैल्यू कर रहे हैं, तो इसका मतलब अब तक सो फार हमने जो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कराई है, दैट वाज नॉट वर्थ इट और दैट वाज यूजलेस, क्योंकि अब तुमने तो नॉन करंट एसेट की वैल्यू इंक्रीज कर दी बुक्स में। तो प्रीवियस ऐसे एसेट की जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, उसको हम बुक से रिमूव करेंगे।
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डिक्रीज होने पे डेबिट किया जाता है। और भी डिक्रीज होने पे डेबिट क्यों होता है? तो डेप्रिसिएशन मैंने कवर किया हुआ है अपने चैनल में, आप लोग जाके डेप्रिसिएशन की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इंक्रीज होने पे क्रेडिट, डिक्रीज होने पे डेबिट होता है। और इन दोनों को ऐड करके आपकी रिवैल्यूएशन रिजर्व की अमाउंट आ जाएगी और वो क्रेडिट होगी। तो ऊपर जो मैंने नेटबुक वैल्यू रिवैल्यूड अमाउंट के कंपैरिजन से रिवैल्यूएशन रिजर्व की अमाउंट निकाली थी, और यहाँ जितने से कॉस्ट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा है, उनके एडिशन से जो रिवैल्यूएशन रिजर्व की अमाउंट आएगी, दोनों बिल्कुल सेम होंगी। तो आप लोग एक साथ दोनों मेथड यूज करके वेरीफाई भी कर सकते हैं, दोनों से रिवैल्यूएशन रिजर्व की सेम अमाउंट आनी चाहिए जो रिवैल्यूएशन रिजर्व में क्रेडिट होगी। अच्छा, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ एनसीए भी डिस्कस कर लेते हैं। अब इस केस में रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट होता है क्योंकि वो पार्ट ऑफ इक्विटी है। अब वो डिक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा। और जब हम नॉन करंट एसेट को डाउनवर्ड रिवैल्यू करते हैं, तो पहले हम ये सारा लॉस कोशिश करेंगे कि रिवैल्यूएशन रिजर्व से कंपेंसेट करें। इसलिए वो रिवैल्यूएशन रिजर्व को बोनस इशू के लिए अलाउ नहीं करता, ताकि अगर नॉन करंट एसेट को डाउनवर्ड रिवैल्यू करना पड़े तो पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व उसके लिए यूज किया जाए। तो ये आप नेटबुक वैल्यू माइनस रिवैल्यूड अमाउंट से निकाल सकते हैं, क्योंकि इस केस में नेटबुक वैल्यू रिवैल्यूड अमाउंट से ज्यादा होगी। उसी की वजह से डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हमें करनी पड़ रही है। और जो भी आपका नॉन करंट एसेट है, वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि एसेट डिक्रीज होने पे डेबिट होगा। अब इस केस में रिटेन अर्निंग के जनरल रिजर्व तब डेबिट होगा इन केस इफ द रिवैल्यूएशन रिजर्व इज नॉट सफिशिएंट टू compensate फॉर द डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट। तो फिर आप बाकी नुकसान रिटेन अर्निंग या जनरल रिजर्व से ले सकते हैं। तो मेनली रिटेन अर्निंग से ले, जनरल रिजर्व से तब ले अगर वो स्पेसिफिकली कहे तो। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व बहुत ईजी है। देखिए, जनरल रिजर्व क्रिएट होगा या उसमें हम एडिशनल अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, तो जनरल रिजर्व तो इंक्रीज होगा। एंड जनरल रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी, तो वो इंक्रीज होने पे क्रेडिट किया जाएगा। और जनरल रिजर्व क्रिएट होता है रिटेन अर्निंग से, क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट्स रिटेन अर्निंग में पार्कड होते हैं। तो रिटेन अर्निंग डिक्रीज होगा तो जनरल रिजर्व क्रेडिट हो जाएगा। तो रिटेन अर्निंग डिक्रीज होने पे डेबिट होगा, जनरल रिजर्व इंक्रीज होने पे क्रेडिट होगा। बोथ आर पार्ट ऑफ इक्विटी। तो उसमें इक्विटी का कंपोनेंट इंक्रीज हो रहा है, दूसरा डिक्रीज हो रहा है, तो उसके अकॉर्डेंस में एंट्री है इसकी। इश्यू ऑफ डिवेंचर, यानी कंपनी डिवेंचर से फाइनेंस रेस कर रही है। और डिवेंचर एक लोन होता है कंपनी का जो वो जनरल पब्लिक से लेती है। तो इसकी एंट्री बिल्कुल वही होगी जो बैंक लोन की होती है। अब इस केस में बैंक डेबिट होगा, और डिबेंचर्स लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी इंक्रीज होने पे क्रेडिट होती है। रीपेमेंट या रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन का मतलब रीपेमेंट होती है डिबेंचर्स की। तो एक चीज तो है कि हम लोन रीपे करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा बैंक डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होगा। और ऑन द अदर हैंड हमारी लाइबिलिटी भी डिक्रीज होती है। और लाइबिलिटी जब डिक्रीज होती है, तो यानी डिबेंचर्स इस केस पे जब डिक्रीज होंगे तो वो डेबिट किए जाएंगे। तो आई होप आप लोग को ये एंट्रीज क्लियर हुई होंगी।
क्योंकि पास वाले क्वेश्चन में अब उसकी मर्जी की या तो वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पूछ ले या वो आपसे एंट्रीज पूछ ले, और अब तो टी अकाउंट भी आ चुके हैं, और टी अकाउंट्स आर अ पार्ट ऑफ सिलेबस। तो उसने खुद से जबरदस्ती टी अकाउंट्स टेस्ट नहीं किए पास पेपर्स में। Companies' equity T accounts are a part of A-level accounting syllabus. That's why examiner can test them anytime, and that's why they have been tested in the past. तो अब टी अकाउंट के देखिए फॉर्मेट में इस पे बनाऊंगा नहीं पूरा बैठ के, क्योंकि मैं एक पास पेपर से प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा पास पेपर वीडियोस में, जो सोनली टी अकाउंट्स पे बेस्ड है कंपनी के। तो उस पे मैं खुद प्रॉपरली टी अकाउंट प्रिपेयर करके दिखाऊंगा। तो इसलिए यहाँ मैं अभी से फॉर्मेट डिस्कस करूंगा, तो ऑलरेडी जो मैंने फॉर्मेट प्रिपेयर किया हुआ नोट्स पे, मैं उन्हीं फॉर्मेट जो प्रिपेयर किए हुए नोट्स में उन्हीं को यूज करूंगा मैं। और जितनी आपकी एंट्रीज अच्छी क्लियर होंगी उतना ही आप लोग के लिए टी अकाउंट्स को फॉर्मेट्स को याद रखना, उन्हें स्टडी करना इजी होगा। तो देखिए ये जो यहाँ अमाउंट क्रेडिट हो रहा है इसके साथ मैंने बैंक का रेफरेंस दिया हुआ है। कंपनी का शेयर इशू कर रही होगी तो बैंक डेबिट होगा, शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा। तो जो यहाँ क्रेडिट हो रहा है बैंक में डेबिट हो रहा है। बोनस इशू के लिए होगा कि जो शेयर कैपिटल में क्रेडिट हो रहा है वो शेयर प्रीमियम में, और या तो सिर्फ शेयर प्रीमियम में या शेयर प्रीमियम और रिटेन अर्निंग में डेबिट हो रहा होगा। तो उसे बोनस इशू लिखने के बजाय शेयर प्रीमियम और रिटेन अर्निंग लिखना है, उसका रेफरेंस देना है। इसी तरह शेयर प्रीमियम, अब कंपनी का प्रीमियम पे शेयर इशू कर रही है तो वो अमाउंट बैंक में डेबिट होगी, और तो वो या जो अमाउंट क्रेडिट होगी वो बैंक में डेबिट होगी, तो इसलिए हम बैंक का रेफरेंस देंगे। इसी तरह कंपनी अगर बोनस इशू कर रही है तो जो अमाउंट शेयर कैपिटल, तो वो जो यहाँ अमाउंट डेबिट होगी वो क्रेडिट हो रही होगी शेयर कैपिटल में, तो हम ऑर्डनरी शेयर कैपिटल का रेफरेंस देंगे। इसके लिए मैं बाद में अलग से एग्जांपल कराऊंगा कि डिबेंचर रिपेमेंट प्रीमियम होता क्या है। इसमें पास पेपर का क्वेश्चन है, हमें खुद से एग्जांपल्स एज्यूम करके करनी पड़ेंगी, बट दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सिलेबस। और ये बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। उसके बाद रिवैल्यूएशन रिजर्व डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर मैंने अपर डिवैल्यूएशन की है तो रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट होगा और नॉन करंट एसेट डेबिट हो रहा होगा। तो इंस्टेड ऑफ अपर डिवैल्यूएशन नॉन करंट एसेट लिखना है। मैं डाउनवर्ड रिवैल्यू कर रहा हूँ तो रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट हो रहा होगा, और नॉन करंट एसेट क्रेडिट हो रहा होगा, तो मैं वैसा ही रेफरेंस दूंगा, क्योंकि जो यहाँ डेबिट हो रहा है वो क्रेडिट हो रहा है नॉन करंट एसेट में। उसके बाद रिटेन अर्निंग का अकाउंट है। प्रॉफिट फॉर द ईयर्स पे क्रेडिट होता है, तो वो ऐड हो रहा होता है एक तरह से इसमें। अब अगर मैं डिविडेंड्स दे रहा हूँ तो ये डेबिट होगा, और यही सेम अमाउंट बैंक में क्रेडिट हो रही होगी, तो इंस्टेड ऑफ डिविडेंड्स आई विल राइट बैंक। अगर मैं यहाँ से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहा हूँ तो जो यहाँ डेबिट होगा वो जनरल रिजर्व में क्रेडिट हो रहा होगा। इसी तरह अगर बोनस इशू के लिए मैं रिटेन अर्निंग यूज कर रहा हूँ तो जो अमाउंट यहाँ डेबिट हो रही है वो ऑर्डनरी शेयर कैपिटल में क्रेडिट हो रही होगी, तो इंस्टेड ऑफ बोनस इशू आई विल राइट ऑर्डनरी शेयर कैपिटल। अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन के लिए कुछ अमाउंट मैं रिटेन अर्निंग से ले रहा हूँ तो जो यहाँ डेबिट होगा अमाउंट, वो अमाउंट क्रेडिट हो रहा होगा नॉन करंट एसेट में, तो इंस्टेड ऑफ डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन आई विल राइट द नेम ऑफ द रिस्पेक्टिव नॉन करंट एसेट। फिर जनरल रिजर्व एक लास्ट अकाउंट है। जो मैं यहाँ क्रेडिट कर रहा हूँ अमाउंट वो रिटेन अर्निंग में डेबिट हो रहा होगा, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व आई विल गिव द रेफरेंस ऑफ रिटेन अर्निंग। बाकी जब पास पेपर का जो मैं क्वेश्चन करूंगा ना, स्पेसिफिकली टी अकाउंट पे क्वेश्चन सेट है वो, तो उससे आप लोग को ये और क्लियर होगा, और उस पर मैं प्रॉपरली टी अकाउंट में प्रिपेयर करके दिखाऊंगा। यहाँ टू reduce the duration of this video, I'm not preparing the formats of T account because I will already prepare T accounts in that past paper video. फिर सबसे ज्यादा जो आता है वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, जो फ्रीक्वेंटली वो ज्यादा टेस्ट होती है। तो उसमें सिंपली है कि इन इक्विटी के अकाउंट्स पे जो ट्रांजेक्शन्स क्रेडिट हो रही है वो एक तरह से ऐड होंगी, क्योंकि वो उसको इंक्रीज करती हैं, और जो ट्रांजेक्शन्स इन इक्विटी कंपोनेंट्स में अकाउंट्स में डेबिट होती है वो एक तरह से इनको डिक्रीज करती है, तो वो माइनस होंगी। शेयर इशू हो रहा है तो वो शेयर अमाउंट क्रेडिट होगी। बोनस इशू या शेयर कैपिटल में देखिए ऐड हो रहा है, और शेयर प्रीमियम में अब माइनस हो रहा है क्योंकि वो डिक्रीज कर रहा है शेयर प्रीमियम का। राइट्स इशू शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम दोनों का इंक्रीज कर रहा होता तो ऐड होगा। डिविडेंड रिटेन अर्निंग को डिक्रीज कर रहा होता तो माइनस होगा। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व भी इसी तरह माइनस यहाँ से होगा, यहाँ ऐड होगा।
प्रॉफिट फॉर द ईयर यहाँ क्रेडिट हो रहा होता है तो वो ऐड होगा रिटेन अर्निंग में। रिवैल्यूएशन, अपर रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन रिजर्व को इंक्रीज करेगी तो वो उसमें ऐड हो रही होगी। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन मैं इसमें इंक्लूड करना भूल गया, लेकिन डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन के लिए मैं पास पेपर का प्रॉपर क्वेश्चन करूंगा जिस पे डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन टेस्ट हुआ है, तो वो आप लोग को वहाँ क्लियर हो जाएगा। और एसओ मैं वो भी पास पेपर वीडियो, पास पेपर में वो क्वेश्चन करूंगा जिसमें एसओसी बनानी, तो वो आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। मेन डिफरेंस इसकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस या इनकम स्टेटमेंट का है। तो कंपनी का ना एक्चुअली समराइज इनकम स्टेटमेंट बनता है। तो यहाँ मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स का पूरा सेक्शन नहीं बनाना है बैठ के, कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग के लिए वो अलग स्पेस देगा, उस पर कॉस्ट ऑफ सेल्स का टोटल निकालना है और यहाँ से उसका वो फाइनल वैल्यू लेके जानी है। इसी तरह ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जितने भी होंगे वो एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन में क्लासिफाई होते हैं। तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसने बताया होगा कौन सा एक्सपेंस एडमिन में आएगा, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। तो वो फिर एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के भी अलग से वर्किंग बॉक्स दिए हुए होते हैं, उस पर हम एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के टोटल्स निकालेंगे और हम यहाँ वो सब टोटल्स लेंगे एक्सपेंसेस के। और सोल ट्रेडर पार्टनरशिप पे जो इंटरेस्ट या फाइनेंस कॉस्ट है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ही आ जाती है। लेकिन हम यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट में से जब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस आएगा, उसमें से फिर हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से फिर टैक्स माइनस करेंगे तो प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। अगर टैक्स नहीं है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट या लॉस फॉर द ईयर भी हो जाएगा। तो यहाँ इंटरेस्ट अलग से बाद में लेना है। और एक्चुअल कंपनीज भी एक्चुअली समराइज इनकम स्टेटमेंट बनाती हैं, पर किसी को एडमिनिस्ट्रेशन की डिटेल देखनी है, डिस्ट्रीब्यूशन की डिटेल देखनी है या कॉस्ट ऑफ सेल्स की डिटेल देखनी है तो वो नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गिवन होती है। तो ये देखिए सफारी टेक्सटाइल की एनुअल रिपोर्ट है, उसने भी देखिए समराइज इनकम स्टेटमेंट ही बनाया है, और अगर मुझे इन कंपोनेंट्स की डिटेल्स देखनी है तो वो नोट्स पे जाके मैं देख सकता हूँ। जैसे और फिर मैं आपको एक सीआई का पेपर भी दिखा देता हूँ, उस पर देखिए यूजुअली तो समराइज इनकम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस की वो स्पेस देता है। 2023 से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस यूज हो रहा है। और फिर जैसे मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करना है, एडमिन की वर्किंग करनी पड़ती है, डिस्ट्रीब्यूशन की, प्रॉपर्टी कॉस्ट ऑफ इस क्वेश्चन में, अदरवाइज मैंने प्रॉपर्टी कॉस्ट आता नहीं है। तो उसने देखा आपको अलग से रेवेन्यू की अगर कोई वर्किंग करनी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स की कोई वर्किंग्स हैं, तो ये वर्किंग के लिए उसने अलग से जगह दी है। यहाँ से हम टोटल वैल्यूज निकालेंगे और वहां से वो वैल्यूज लेके जाएंगे। तो इनकम स्टेटमेंट में पूरे पूरे वो सेक्शन नहीं बनाने बैठ के, अनलाइक सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप। तो प्लीज ये माइंड में रखिएगा। तो देखिए ये जून 2023 का पेपर है। तो अब देखिए 2023 से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है। और इसकी एसएफपी देखिए सारी सोल ट्रेडर की तरह ही बनती है, मेन सेक्शन इक्विटी के सेक्शन का होता है। जिस तरह सोल ट्रेडर पार्टनरशिप के भी डिफरेंस उसमें इक्विटी सेक्शन का है। यहाँ जो आपके शेयर कैपिटल और रिजर्व्स हैं उन सबके बस क्लोजिंग बैलेंस मेंशन करने होते हैं। तो अगर इससे एसएफपी से पहले अगर वो आपसे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस और इक्विटी बनवा रहे तो इजी हो जाता है, उसके क्लोजिंग बैलेंसेस यहाँ कॉपी करते हैं। अदरवाइज वरना आपको रफ वर्किंग करके आप बैलेंस शीट्स निकालेंगे और उनको यहाँ यूज करेंगे। So finally, we have discussed all the important concepts, entries, T account formats, and the other important formats. So इसके बाद इंशाल्लाह I will start with the past paper videos for company accounts.
अल्लाह हाफिज़।